नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। अब देखते हैं आज का शब्दबाण। वर्ल्ड फूड इंडिया के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 9 सालों में भारत ने प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री में जबरदस्त तरक्की की है। पीएम मोदी ने कहा कि 9 साल पहले भारत में 2 मेगा फूड पार्क थे, अब ये संख्या 20 हो गई है। पीएम ने कहा कि अब राज्यों के प्रोडक्ट को दुनिया में पहुंचना पहचान मिली है और ग्लोबल लेवल पर राज्यों के प्रोडक्ट्स पसंद किए जा रहे हैं। भारत ने पहली बार एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई। हमने नेशन वाइड लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क खड़ा किया। आज भारत में 100 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब्स तैयार हुए हैं, जो सीधे डिस्ट्रिक्ट सीधा ग्लोबल मार्केट से जुड़ रहे हैं। पहले देश में 2 मेगा फूड पार्क होते थे, आज ये संख्या 20 से भी ज्यादा हो गई है। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भूपेश बघेल पर बड़े आरोप लगाए। अमित शाह ने कहा कि बघेल कांग्रेस के प्रीपेड सीएम है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के हजारों करोड़ों रुपए लूटकर दिल्ली में भाई बहनों को दे रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ में दोबारा बघेल सरकार आएगी तो कांग्रेस गरीब का पैसा लूटती रहेगी। आपका अधिकार है या नहीं है खजाने पर? ये भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के खजाने को एटीएम बनाकर ये दिल्ली के भाई बहन को चरणों में डालने का काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को लूटने का काम कर रहे हैं। जिनके मन में अपने प्रदेश की गरीब जनता के लिए भलाई न बसी हो, अपने प्रदेश की गरीब जनता के विकास करने की जगह जो व्यक्ति अपनी राजनीति का विकास करना चाहता हो, वो छत्तीसगढ़ का कभी भला नहीं कर सकता, छत्तीसगढ़ को आगे नहीं बढ़ा सकता। एमपी के रीवा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक जनसभा को संबोधित किया। नड्डा ने कहा, मोदी सरकार में देश का विकास तेज गति से हो रहा है। अंग्रेजों को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बनेंगे तो 2028 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जब से मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, देश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? आपने देखा दुनिया की अर्थव्यवस्था यूक्रेन की लड़ाई के कारण और कोरोना की चपेट के कारण लड़खड़ाई ना, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था पूरी मजबूती से आगे बढ़ा और सबसे तेज अर्थव्यवस्था बनी। आज भारत 11वें नंबर से अर्थव्यवस्था में ब्रिटेन को पछाड़कर, अंग्रेजों को पछाड़कर 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। और अभी आप दिव्यराज को जिताएंगे, बीजेपी की सरकार लाएंगे, 2024 में फिर मोदी जी को बैठाएंगे और 2028 में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने कई पाप किए, जो योजनाएं बीजेपी लेकर आई उन पर कमलनाथ ने ताला लगा दिया। सीएम शिवराज ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने पीएम मोदी के साथ भी मिलकर काम नहीं किया। राज्य को पिछड़ा और बीमारू बनाने का काम कमलनाथ ने किया। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को पिछड़ा और बीमारू छोड़ा था। कमलनाथ जी पूछते कि मेरा गुनाह क्या था, मैंने क्या पाप किया था? आपने पाप किया था कमलनाथ जी, 7 साल सरकार जब आपकी बनी तो आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सब योजना पर ताला डाल दिया था। आपने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कन्याओं को पैसा नहीं दिया, आपने तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी, आपने संबल योजना बंद कर दी। गरीब बहनों को बेटा बेटी के जन्म के पहले हम 4,000 देते थे, जन्म के बाद 12,000 देते थे, आपने वो राशि बंद कर दी। बेगा भारिया शहरिया बहनों को 1,000 रुपये हम खाते में डालते थे। कमलनाथ जी ये पाप था, आपने वो राशि भी बंद कर दी। आपने मेरे बच्चों के लैपटॉप छीन लिए,
आपने बच्चों को साइकिलें देना बंद कर दी। आपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को किसान सम्मान निधि के लिए किसानों की सूची नहीं भेजी। आपका क्या जाता था, केवल सूची भेजनी थी, पैसा तो केंद्र सरकार भेजती। और कमलनाथ जी, आपने पाप किया था। जल जीवन मिशन 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया था, आपने मध्य प्रदेश में प्रारंभ भी नहीं किया ताकि घरों में नल से पानी ना पहुंचे। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 लाख मकान वापस करके गरीबों को मकान से वंचित करने का पाप किया था। आपने मध्य प्रदेश के सेक्रेटरीएट को दलालों का अड्डा बनाने का पाप किया था कमलनाथ जी। आम आदमी घुस नहीं सकता था और आपके पास केवल दलाल बैठा करते थे। आपने भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाए कमलनाथ जी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में सीएम केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद हमारे देश में कोई गरीब बीमार हो जाता है तो उसको पूरा इलाज नहीं मिलता। 75 सालों में इन दोनों पार्टियों ने सिर्फ देश को लूटा। कि आजादी के 75 साल बाद भी हमारे देश के गरीब लोगों को अगर वो बीमार हो जाएं तो पूरा इलाज मुहैया नहीं होता। 75 साल किसी भी देश के इतिहास में कम नहीं होते, बहुत होते हैं। इन 75 साल में इन दोनों पार्टियों ने मिलकर क्या किया? केवल लूटा, देश को लूटा। इन सारे नेताओं ने मिलकर केवल अपना घर भरा और इतने पैसे कमा लिए कि इन नेताओं की अब 7 पुश्तें घर बैठ के पैसा खा सकती है और हमारी माँ बहनों को और हमारे लोगों को, परिवार के लोगों को इलाज भी मुहैया नहीं होता। द्वारकाधीश के दर्शन के बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत ने बड़ा बयान दिया। कंगना ने कहा कि अगर श्री कृष्ण की कृपा हुई तो लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। कंगना ने बीजेपी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की वजह से ही पूरे धूमधाम से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। वो भी राम जी के जो जन्मस्थली है, जन्मभूमि जो है, वो 600 साल के संघर्ष के बाद अब जो है बीजेपी सरकार के जो है उनका ये काम है कि आज हम भारतवर्ष को ये दिन देखने को मिल रहा है और हम बहुत ही धूमधाम से जिसे कह सकते हैं उससे हम लोग जो है वो मंदिर को फिर से स्थापित करेंगे और ये सनातन के लिए एक बहुत बड़ी एक उत्सव है और एक हम ये उम्मीद करते हैं कि सनातन जो हमारा धर्म है वो उसकी ध्वजा सारे विश्व में लहराए। आखिरी सवाल, आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? तो श्री कृष्ण की कृपा रही तो लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इंडिया अलायंस और बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। गिरिराज ने कहा कि इंडिया अलायंस है कहां, विधानसभा चुनावों में सभी तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये गठबंधन गरीबों के मसीहा नरेंद्र मोदी को हराने के लिए बना है। जनता नीतीश कुमार के मंसूबों पर पानी फेर देगी। इंडी गठबंधन है कहां? देखिए ना, विधानसभा के चुनावों में सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ अखिलेश लड़ रहे हैं, नीतीश लड़ रहे हैं। तो नीतीश बाबू, जब आपका गठबंधन क्या मोदी को हराने के लिए है जो गरीबों का मसीहा है? अगर ये मंसूबा है तो देश का गरीब, बिहार का गरीब नीतीश बाबू आपके मंसूबे पर पानी फेर देगा। यही नरेंद्र मोदी जी हैं जो देश और बिहार में गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार को दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण पर घेरा। मनोज तिवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार में दिल्ली के लोगों की औसतन आयु 12 साल कम हो गई है। मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री राजनीति के लिए दुनिया में घूम रहे हैं और जनता अपनी किस्मत को कोस रही है। दिल्ली में सांस लेना भारी पड़ रहा है। बच्चे घर से बाहर निकलें तो उनके फेफड़ों को बड़ा नुकसान होने का खतरा है। सभी की, दिल्ली के सभी लोगों की औसत आयु 12 साल कम हो रही है, जो पिछले 8-9 वर्षों में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को दिया है। जिसको जिस तरह से फैक्ट चेक करना हो कर ले। मैंने बहुत ही
प्रयोग के बाद, बहुत ही वैज्ञानिक तकनीक के लोगों के रिसर्च के बाद ये आया है कि 12 साल औसत आयु दिल्ली में रहने वाले लोगों की पिछले 7-8 वर्षों में कम हो रही है। और अरविंद केजरीवाल जी को इस पे प्रयास तो छोड़िए, एक बार भी कोई गंभीर कदम उठाने की भी नहीं पड़ी, और वो अपने भ्रष्टाचार के कार्यों में, अपने राजनीतिक जिज्ञासा में पूरी देश दुनिया में घूम रहे हैं। दिल्ली अपनी किस्मत को कोस रही है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली को प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार को बदनाम किया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली से ज्यादा तो गुरुग्राम और नोएडा की हालत खराब है। दिल्ली सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जबकि हरियाणा और यूपी कुछ नहीं कर पाए। जितने हालात नोएडा, ग्रेटर नोएडा में खराब हैं, गुड़गांव में खराब हैं, फरीदाबाद में खराब हैं, उतने तो दिल्ली में भी नहीं है। वहाँ तो योगी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। हरियाणा, फरीदाबाद, गुड़गांव के अंदर खट्टर साहब की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये बार बार दिल्ली वालों को बदनाम करना जो है वो ठीक नहीं है। जितनी गाड़ियाँ दिल्ली वाले चलाते हैं, उससे ज़्यादा गाड़ियाँ गुड़गांव के अंदर और ग्रेटर नोएडा के अंदर लोग चलाते हैं। ये बात सब समझते हैं। दिल्ली इकलौता ऐसा राज्य है जिसके अंदर पिछले कई सालों से डीजल जनरेटर बैन है, आप सब देख सकते हैं। और नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में चले जाइए, गुड़गांव में चले जाइए, सब जगह ज़्यादातर बिजली जो है जनरेटरों से आती है और डीजल जनरेटर से आती है। दिल्ली के अंदर ईंट के भट्टे बैन है, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री बैन है, हमारे थर्मल पावर प्लांट वर्षों से बैन है। और जो आसपास के राज्य हैं, क्या उन्होंने थर्मल पावर प्लांट बैन किए? नहीं किए। हरियाणा में चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री दोनों में चल रही है। दिल्ली में सीएनजी बसें हैं और अब इलेक्ट्रिक बसें आ गई हैं। क्या यूपी ने इलेक्ट्रिक बसें ले आए? क्या हरियाणा इलेक्ट्रिक बस ले आया? लाया। तो ये बार बार ये कहना कि दिल्ली वाले जो हैं ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, ये गलत है। इसको बदलना चाहिए। और अगर सब राज्य और केंद्र सरकार मिलके काम करेगी तो ही आप इस सोल्यूशन को कर सकते हैं। वरना आप ये कहें कि साहब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की वजह से पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण फैल रहा है, ये तो एक मजाक की बात है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने चिंता जताई है। पवन खेड़ा ने कहा कि यह एक बहुत गंभीर समस्या है, केंद्र और राज्य सरकार को तुरंत प्रभावी कदम उठाने चाहिए, इसमें राजनीति का कोई स्थान नहीं। इतनी गंभीर समस्या है कि वो नरेंद्र मोदी जी हों या दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, आपातकालीन बैठक इनको बुलानी चाहिए, इस पे तुरंत कुछ प्रभावी कदम उठाने चाहिए। इसमें राजनीति का कोई स्थान नहीं है कि साहब मेरी कमीज, अब तो कमीज सफ़ेद रहती नहीं है दिल्ली में, तो ये भी नहीं कह सकते मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से सफ़ेद कैसे। हमने वो दौर देखा था जब 1 घंटे में सफ़ेद कमीज काली हो जाती थी दिल्ली में की सड़कों पर। शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, प्रभावी कदम उठाए गए और उस वक्त के विपक्ष ने भी काफी साथ दिया, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया। हम सब साथ देने को तैयार हैं। आप लोग बैठिए, शुरू तो करिए, कोई प्रभावी कदम उठाने की दिशा में कुछ तो करिए।